हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह हर्षवर्धन यानी पुष्पवती वंश के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या बोल रहा है आपका थानेश्वर का पुष्पवती यानी वर्धन वंश। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्पवती वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में ही राजवंश वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। मतलब जो गुप्त साम्राज्य जैसे इसका विघटन हुआ उसमें समुद्रगुप्त था, बहुत सारे राजा थे। दिल्ली बहुत फेमस राजा कौन था? समुद्रगुप्त। उसके मतलब जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उत्तर भारत में क्या हुआ, एक नया राजवंश आया जिसे पुष्पवती वंश कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल वंश था। इतिहास में इसी वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पवती वंश संस्थापक पुष्पवती था। इस वंश के बेस जाति से संबंधित माना जाता है। ये गुप्तों के सामंत थे, किंतु हुनों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मतलब जो पुष्पवती वंश था, ठीक है, और ये कौन जाति थे? बेस जाति से थे, ठीक है। और ये गुप्तों के सामंत थे, लेकिन जैसे ही हुन आक्रमण हुआ, ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ, आक्रमण के पश्चात इन्होंने अपना स्वतंत्रता घोषणा कर दिया। इस वंश के नरवर्धन, आदिवर्धन और प्रभावर्धन कैसे याद करना है? नर, आदि, प्रभा, यानी नर मतलब नरवर्धन, आदि मतलब आदिवर्धन और प्रभा मतलब प्रभावर्धन, यानी तीन को शासक थे इसके। नरवर्धन और भी है, नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभावर्धन। बोला जाता है कि जो प्रभावर्धन थे उसके दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम क्या था? राजश्री, ठीक है। तो राजश्री का विवाह किससे हुआ था? कनौज के जो मोखरी वंश है उसका नाम क्या था? गिरिवर्मन, ठीक है। इससे शादी हुआ था। लेकिन बोला जाता है कि जो गोड के शासक थे शशांक, ठीक है, जिन्होंने क्या राजवर्धन को मार दिया, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, हर्षवर्धन को नया राजा बनना पड़ा, क्योंकि प्रभावर्धन का बड़ा पुत्र कौन था? राजवर्धन। लेकिन राजवर्धन के बाद कौन राजा बना? हर्षवर्धन। इसलिए हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि राजश्री का विवाह किससे हुआ था? कनौज वंश के, मतलब कनौज के मोखरी वंश के राजा गिरिवर्मन वंश से, ठीक है। लेकिन गिरिवर्मन कौन मारा था? देखिए क्या बोला गया, गोड शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार देने के बाद क्या हर्षवर्धन शासक बना। याद रखिएगा। बोल रहा है कि हेमंत सांग का विवरण, ठीक है। अब हेमंत सांग क्या था? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के टाइम आया था। अब देखिए बोल रहा, हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हेमंत सांग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन 629 ईसा में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक ठहरकर 645 में वह चीन लौट गया। वह नालंदा बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालयों में पढ़ने और भारत के बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य आया था। मतलब हर्षवर्धन के टाइम एक चीनी यात्री आया जिसे हेमंत सांग बोला जाता है, और ये स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। 629 में चला था चाइना, फिर भारत घूमते हुए 645 में चाइना फिर वापस चला गया, ठीक है। यह नालंदा बिहार में आया था क्योंकि वहाँ क्या था, बौद्ध विश्वविद्यालय था, तो वहाँ वह अध्ययन करने आया और बहुत सारा बौद्ध ग्रंथ का उसने अध्ययन करके अपना बुक भी लिखा। बुक का नाम देखिए, उसने अपनी ग्रंथ CU की नाम से लिखा है। हेमंत सांग की यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्होंने अपना ग्रंथ का नाम क्या है? CUQ। और हेमंत सांग की यात्री का राजकुमार कहा जाता है, और वर्तमान में का इसका नाम क्या है? वर्तमान इसके शाक्य मुनि भी कहा जाता है। हेमंत सांग के अनुसार भारतीय समाज में 4 वर्ण है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर आता है, तो सबसे नीचे कौन आता है? शूद्र आता है। हेमंत सांग के अनुसार भारतीय लोग दांतों पे काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। कौन बोला? हेमंत सांग बोला। याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग हर्षवर्धन के बारे में। याद रखिएगा 6 से 647, ठीक है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर गद्दी पर बैठा, ठीक है। हेमंत सांग हर्ष को शिलादित्य, कौन नाम से बोला जाता है? शिलादित्य। याद रखेगा कि राजवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में हुआ था, 16 वर्ष की आयु में। और हर्षवर्धन क्या हुआ, राजगद्दी पर बैठा थानेश्वर के, और उसको हेमंत सांग क्या बोलता था अपने प्यार से? शिलादित्य, ठीक है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। जो हर्ष को उपाधि क्या दिया गया? परम भट्टरक, महाराज चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेश्वर आदि से शब्द होता है।
गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग आरंभ हुआ उसमें हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत की विशाल भूभा को अपना शामिल किया था। मतलब जैसे गुप्त वंश का विघटन होता है तो उत्तर भारत में एक राजनीतिक इंस्टेबिलिटी आ जाता है, जिस कारण क्या हुआ, हर्षवर्धन ने राजा बना और उत्तर भारत को बहुत ही पावरफुल एक एम्पायर बनाने का कोशिश किया। हर्ष का राज्य का विस्तार। हर्ष ने शशांक गौड़ शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को अपनी अधीन कर लिया था। ख्याल रखिएगा, यानी हर्ष ने क्या किया, उसका भाई को मारा था तो गौड़ शासक को पराजित किया, ठीक है, और उसके राज्य को भी हड़प लिया था। हविनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत में 5 राज्य बसाया। ये 5 राज्य कौन थे? पंजाब, कनौज, गौड़ या बंगाल बोल सकते हैं, मिथिला और उड़ीसा। याद रखिएगा, पंजाब, कनौज, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा यानी ओडिशा बोल सकते हैं। पश्चिम उसने वल्लभी के शासक धुर्वसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया और दुश्मनी को समाप्त कर दिया, दोस्ती स्टार्ट कर दिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसे हर्ष की पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रदेश शासक। याद रखिएगा, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच लड़ाई हुआ। हर्ष तो वर्धन वंश से था और पुलकेशिन चालुक्य वंश था, लेकिन पुलकेशिन क्या हुआ, जीत गया। लड़ाई किस में हुआ था? नर्मदा नदी के तट में हुआ था, ठीक है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहाँ के भगवान बुद्ध का दांत कनौज के निकट संघराम में स्थापित किया। रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कुंतल, चोल और कांची में विजय की। कुंतल, चोल और कांची। हर्ष के साम्राज्य प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र और काठियावाड़। कैसे याद कीजिएगा, तो हर्ष का साम्राज्य क्या प्रायः उत्तर भारत में सम्मिलित था, लेकिन याद रखिए उत्तर भारत में कश्मीर छोड़ के, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, ठीक है, विंध्य पर्वत तक था। पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र काठियावाड़ तक विस्तृत था। बोल रहा है कि हर्ष ने संवतः 647 तक शासन किया। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई। कनौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। हर्षकालीन प्रशासन। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री हविनसांग के संस्करण से मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसके सीमाएं उत्तर में फैला हुआ था, दक्षिण में नर्मदा नदी और पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी। याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य बनाया था जिस सीमाएं उत्तर में हिमालय था, दक्षिण में नर्मदा नदी था और पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी पर्वत था। हर्ष का साम्राज्य सामंती व्यवस्था में था। राज्य प्रशासन सुविधा के लिए ग्राम विषय भुक्ति। याद रखिएगा, 3 चीज था। सबसे छोटा कौन था? भुक्ति। ग्राम विषय भुक्ति राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था, जिसमें विषय जिले के समान था। शासन से इकाई क्या थी? एक ग्राम थी। हविनसांग ने हर्ष की सेना को चतुर्ंगी कहा क्योंकि इसमें पैदल सेना था, घुड़सवार था, रथ था और हाथी टुकड़े था। साम्राज्य की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था। मंत्री को सचिव या आमद कहा जाता था। जैसे कि भंडी होगा, ठीक है। इसमें भंडी कौन था? हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। और अवंती क्या था? विदेश सचिव था, ठीक है। और बोला गया था सिंहनंद क्या, उसका प्रधान सेनापति था। व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। हविनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। बोला इंपॉर्टेंट आ गया इसमें। इस राज्य में, इस काल के राज्य में सर्वाधिक आय भूमि से प्राप्त होती थी, ठीक है। भौगिक को क्या होता है? कर वसूलने वाला व्यक्ति, ठीक है। और पुष्पाल क्या होता है? जमीन हिसाब रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। और उपज का 1/6 यानी 6ठा भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। हर्ष और बौद्ध धर्म। हर्ष ने पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री हविनसांग से मिलने का उसने कहा बौद्ध धर्म का वह महायान शाखा का राजश्री, मतलब वह महायान शाखा को मानने लगा, यानी बौद्ध धर्म को।
हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा मुख्य केंद्र था। हर्ष ने कनौज प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभा, याद रखिएगा 2 जगह होता था, कहाँ, एक कनौज में, दूसरा आपका प्रयाग में, ठीक है। कुंभ मेले का श्रेय स्टार्ट करने श्रेय किस जाता है, हर्षवर्धन को जाता है। अब साहित्य देखिए, तो हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन था, एक बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट हो गया, हर्षचरित हो गया और कादम्बरी हो गया, ठीक। तो बाणभट्ट क्या लिखा था, हर्षचरित लिखा था और कादम्बरी लिखा था। और मयूर कौन लिखा था, सूर्य शतक। हर्षवर्धन ने समय 3 नाटक लिखा था, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदन, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका रचना कौन किया था, माना जाता है धावक नाम का व्यक्ति किया होगा। अब हो रहा है कि हर्ष के अधीन शासक महाराज अथवा महासावंत कहे जाते थे। प्रशासन सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। ग्राम शासन से छोटी इकाई थी। ग्राम शासन को प्रधान का बोला जाता है, ग्राम छपटलिक कहा जाता था। और बोला जाता है हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलयंत्र का प्रयोग किया जाता था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौन था, आपका मथुरा, ठीक है। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर छोड़कर सभी प्रांतों में था। याद रखिएगा कि हर्ष का समय मथुरा क्या सूती वस्त्र के लिए फेमस था और हर्ष उत्तर में शासन किया, लेकिन कश्मीर को छोड़ के। अब बोला कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक। तो हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बना। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्ति पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ। यह लगभग 200 वर्षों से चला। और कनौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष से कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्स्यराज और राष्ट्रकूट शासक धुर सम्मिलित था। यानी रखेगा तो मतलब जो पाल शासक धर्मपाल इसमें था, शुरुआत किया था, ठीक है। इसके अलावा प्रतिहार शासक कौन था, वत्स्यराज था और राष्ट्रकूट शासक क्या था, धुर सम्मिलित था। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप का कनौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों ने अपना शासन अधिकार कर लिया। थैंक यू दोस्तों।